तो अब बात करते हैं किसी एन फैक्टर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ना। तो ऐसे जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा तो रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर जो होता है वो होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, कि पूरे मॉलिक्यूल के लिए जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है वो उसका क्या होता है अभी एन फैक्टर होता है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए स्टार मार्क करा है ना अभी। मैक्सिमम यही वाले अपने को केस मिलने वाले हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, इसमें 5-7 केस करते हैं ना अभी। बहुत बेसिक सा एग्जांपल गया Cl2 से Cl-, यहां किसमें था ये 0 में, किसमें गया अभी 1 में। अच्छा मेरे को निकालना है क्या इसका एन फैक्टर। अच्छा 0 से -1 कितने का चेंज हुआ 1 का, पर यहां क्लोरीन कितने थे अभी 2, तो अगर एक क्लोरीन में 1 का चेंज तो 2 में टोटल चेंज कितना हो गया अभी 2 का, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा अभी 2। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, मान लो MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन कहां गया अभी Mn+2 में, तो यहां इसका एन फैक्टर 4 ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां +7 से कहां गया +2, तो +7 से +2 कितने का चेंज हुआ 5, और एक ही Mn था तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका भी 5, एन फैक्टर कितना मिला 5। ठीक है, ऐसे और ले, मान लो ऑक्सीलेट ले लिया C2O4 2 नेगेटिव, अगर कहां गया CO2 में, तो यहां अगर बात करेंगे तो +3 में आएगा, और यहां किस में आएगा +4, तो +3 से +4 कितने का चेंज, एक कार्बन में 1 का चेंज, कितने कार्बन थे 2, तो कितना एन फैक्टर आ गया अभी 2। ठीक है, अब कुछ टिपिकल बात करते हैं ना जहां पे क्या हो रहा होगा एक से ज्यादा एटम का क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले लेते हैं भी FeC2O4, ये क्या अपना फेरस ऑक्सीडेट, कहता है ये कहां चेंज होके जा रहा है अभी Fe जा रहा है +3 में, और C2O4 2- कहां जा रहा है अभी CO2 में। तो मैंने काम करा जिस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मैंने सभी का मार्क कर दिया ना। आयरन किस में था अभी +2 में, कार्बन किस में था +3 में, यहां पे कार्बन किस में चला गया +4। ठीक है, अब मेरे को तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो पूरे मॉलिक्यूल में आयरन का भी चेंज हो रहा है और कार्बन का भी चेंज हो रहा है, +2 से +3 कितने का चेंज 1, और आयरन 1 ही था, तो इसके लिए कितना चेंज आ गया भाई 1 का, +3 से +4 कितने का चेंज 1 का, और कार्बन कितने थे 2, तो कितना चेंज हुआ 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया अपना भाई 3। ठीक है, अच्छा और टिपिकल करते हैं ना इसको कुछ, हमने क्या लिया K4 FeCN6। ठीक है, अच्छा ये क्या भेजा हमने, इसमें बता दिया प्रोडक्ट बन रहा है Fe+3 बन रहा है, कार्बन जा रहा है कार्बोनेट में, और नाइट्रोजन कहां जा रहा है अभी नाइट्रेट। ठीक है, ये सारा लिख के दे दिया, बोला कि इसका एन फैक्टर बताओ, तो इसका एन फैक्टर निकालने के लिए पहले तो ये देखिए किस किस में चेंज हो रहा है। भाई पोटेशियम का तो दिया नहीं, मतलब वहां पे कोई चेंज इसमें हो ही नहीं रहा ना। अब बात करते हैं, पहले सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे आयरन आएगा +2 में, कैसे आया उसकी बात करते हैं। 4 थे पोटेशियम, 1 पे चार्ज कितना +1, आयरन का पता नहीं क्या मान ले भाई x, प्लस Cn क्या होता है साइनाइड पे -1, 0 के बराबर, तो x क्या आ गया +2। ठीक है, ये पता चल गया ये +2 में। फिर चलते हैं Cn पे। अच्छा साइनाइड कैसा होता है C∧N, कैसा कार्बन पे नेगेटिव, तो अगर चार्ज सेपरेशन करें तो इस नाइट्रोजन पे -3 और कार्बन पे +3। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इस कार्बन पे +3 और -1 नेट कितना बढ़ गया अभी +2, और नाइट्रोजन किसमें है -3 में, तो यहां कार्बन पे लिख देते हैं +2, नाइट्रोजन पे -3, ये हमने डिनोट कर दिया। अब चेंज निकालते चलते हैं, चलो इधर चलते हैं, +2 से +3, यहां कार्बन आएगा किसमें +4 में, नाइट्रोजन किसमें +5 में। ठीक है, इसका एन फैक्टर निकालते हैं। +2 से +3 कितना का चेंज 1 का, बहुत बड़े में मार्क कर दिया। कार्बन +2 से +4, एक कार्बन में 2 का चेंज, और कितने कार्बन है अभी 6, तो टोटल चेंज कितना हो गया 12 का। -3 से +5, तो -3 से 0 3, 0 से +5 कितना 5, और 3 कितना हो गया टोटल चेंज 8 का, और कितने यहाँ पे नाइट्रोजन 6, तो 8 6 48, तो टोटल एन फैक्टर इसका कितना बन गया अभी 61। तो जब भी एन फैक्टर की बात करेगा तो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर चेंज निकालना है कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आ रहा है।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी कि सबसे पहले क्या करना है हमें, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं और फिर निकालना है कि कितना उसके टोटल मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग केस है अपने पास, एन फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ना। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ना, जिसमें एक ही एटम का, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का क्या हो भी रिडक्शन। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है अपनी, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। जैसे देखना एग्जांपल से डील करते हैं। मान लो I2 था, कहां चला गया अभी, I माइनस और IO3 माइनस, ठीक है। अब मेरे को अगर यहां चेक करना हो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, देखना आयोडीन किसमें था, यहाँ पे 0 और यहां निकालोगे किसमें, +5। 0 से -1 क्या हुआ अभी, रिडक्शन। 0 से +5 क्या हुआ अभी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां से पता चला भी आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ही रिडक्शन, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या था अपना, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। अब बात आएगी भाई इसका एन फैक्टर निकालना बड़ा सिंपल है, -1 से 0 एक ही था, एक आ गया। इसका निकालना +5 से 0 तो 5 का चेंज 5 आ गया। अब बात आएगी अगर I2 का एन फैक्टर निकालने को बोले ना, तो अगर I2 का एन फैक्टर निकालना तो डिस्प्रोपोर्शनेट को हम करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, इसको दो डिफरेंट रिएक्शन मान लेते हैं। इसको नंबर 1 बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, नंबर 2, ठीक है भाई। ये पहली रिएक्शन और एक कौन सी है अभी, दूसरी रिएक्शन। तो मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 ओवरऑल ना, वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इन सेकेंड रिएक्शन, कि पहली और दूसरी रिएक्शन में जोड़ दो तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अच्छा इक्विवेलेंट वेट होता क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। भाई ओवरऑल एन फैक्टर तो हमको पता ही नहीं, पर अगर पहले में चले तो I2 का मोलर मास तो m। अच्छा यहां चलते हैं 0 से लेके -1 पहली रिएक्शन, तो कितने का चेंज हुआ, 1, और कितने आयोडीन थे, 2। तो इस केस में एन फैक्टर कितना था अभी, 2, तो क्या हो गया m डिवाइडेड बाय 2। यहां चले 0 से +5, एक में 5 का चेंज तो 2 आयोडीन, तो टोटल चेंज कितना हो गया अभी, 10 का, तो m डिवाइडेड बाय 10। चेक करो सही, क्या कर दे भाई, कैंसिल आउट कर दे। तो 1 by n factor is 1/2 plus 1/10, 1/2 plus 1/10। तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, n फैक्टर निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो जैसे हमने सॉल्व करा था एन फैक्टर कितना आ गया अपना, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। अच्छा इसके अलावा कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट का। मान लो हमने क्या ले लिया, P4 से PH3 और क्या ले लेंगे, H2PO2 नेगेटिव। ये चेक करते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है भी या नहीं है। तो यहां पे अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, 0। यहां निकालते हैं x +3, तो ये क्या आ गया अभी -3। यहां सॉल्व करें तो 2 × में +1 + x -2 इज इक्वल टू -1, तो ये कितना बन गया, +1, कितना आ गया, +1। तो ये पता चला भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात ना, कि 0 से -3 क्या 0 से +1, तो मतलब क्या भी रिडॉक्स अपना डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन था। तो फिर से ऐसे चले सीधा लिखो 1 by n factor is, तो पहले वाले में चेंज निकालोगे 0 से -3 3 का चेंज, पर कितने थे फास्फोरस, 4, तो टोटल चेंज 12। 0 से +1 1, तो कितना आएगा अभी 4। तो इजीली क्या सॉल्व कर सकते हैं यहां से भी हम n फैक्टर, ठीक है। यानी कि जब भी अगर डिस्प्रोपोर्शनेट का n फैक्टर निकालना तो अपने करना है क्या, बड़ा सिंपल सा, दो रिएक्शन बना देनी है, एक तो इसको पहला और इसको क्या बोल दो दूसरा। तो 1 by n factor is 1 by n factor 1 plus 1 by n factor 2, और सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास ओवरऑल n फैक्टर। तो ये किसके लिए बात करी हमने, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं n फैक्टर किसके लिए भी, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए ना। अच्छा पोटेशियम परमैंगनेट खूब इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम एसिडिक मीडियम में भी करता है, बेसिक में भी करता है और न्यूट्रल में भी करता है। तो हर मीडियम में इसका n फैक्टर क्या मिलेगा अपने को, डिफरेंट मिलेगा।
तो अगर बात करें कि सबसे पहले तो ये है क्या लिखते हैं, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा भी, रिड्यूस ना। तो ये किसमें काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों मीडियम में काम करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक चीज याद कर लेते हैं, बैन, और यहां लिख देते हैं 1, 5 और 3, ये एनफेक्टर है और ये मीडियम है। B स्टैंड्स फॉर बेसिक मीडियम, A स्टैंड्स फॉर एसिडिक मीडियम एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, तो अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो एनफेक्टर 5, बेसिक में हुआ तो 1, न्यूट्रल में हुआ तो 3। अब देखते हैं कि कैसे कैसे होता है ना। सबसे पहले एसिडिक मीडियम लेते हैं, जो सबसे ज्यादा मिलता है। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो KMnO4 के लिए कौन सा मीडियम मान लेते हैं अभी, एसिडिक। तो MnO4 माइनस जाता कहां पे, इसमें भी Mn+2 में, तो +7 से +2 कितने का चेंज भी, 5 का। इनफेक्टर कितना आता है इसका, 2। ठीक है, फिर अगर बात करें स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होता है ना भी, तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 माइनस कहा जाता है भी, MnO4 2 माइनस में, यानी कि पर मैग्नेट आयन गोज टू मैग्नेट आयन ना। तो ये क्या होता है, +7 और ये +6, तो एक का ही चेंज आया था, इनफेक्टर कितना आया अभी, 1। ठीक है, फिर एक कौन सा होता है, न्यूट्रल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, वीकली बेसिक मीडियम। ठीक है, तो यहां क्या होता है, MnO4 माइनस कहां जाता है अभी, MnO2 में, तो ये +7 में था और कहां गया, +4 में, तो 3 का चेंज, तो इनफेक्टर कितना आ गया अभी, 3। ठीक है, तो यहां इनफेक्टर एसिडिक में 5, बेसिक में 1 और न्यूट्रल या वीकली बेसिक में कितना, 3। तो इसलिए बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल 1, 5, 3। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके जैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपने पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसकी भी बात कर लेते हैं। N-फैक्टर 4 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर होता कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ना, यानी कि क्या, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इसके लिए मीडियम कौन सा रहेगा अभी, एसिडिक मीडियम में क्या काम करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिडिक मीडियम में जाता कहां पे, डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 नेगेटिव, कहां जाता है अभी, क्रोमियम +3 में। ठीक है, तो अगर यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 में आएगा, तो +6 से +3 कितने का चेंज, 3 का, और टोटल कितने थे, 2, तो इनफेक्टर कितना हो गया अभी, 6। ठीक है, पर देखना डाइक्रोमेट और एक आयन होता है क्रोमेट, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे, इंपॉर्टेंट बात है ना। क्रोमेट आयन होता है Cr2O4 2 नेगेटिव, अगर क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाल दिया जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट में बेस डाल दे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट में। तो इसलिए अगर मैं बोलूं कि क्रोमेट, डाइक्रोमेट अगर बेसिक मीडियम हो तो किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, क्रोमेट में ना। अच्छा, क्रोमेट भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है, तो ये भी कहा जाता है क्रोमियम +3 में, बस यहां फर्क ये +6 एक ही था, तो इनफेक्टर इसका कितना आएगा अभी, 3। ठीक है, तो अगर ऐसे बोल दे कि फाइंड N-फैक्टर 4 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम, तो वो डाइक्रोमेट तो रहेगा नहीं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में, और क्रोमेट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इनफेक्टर कितना होगा, 3। ठीक है, तो ये किसके लिए बात करें हमने, MnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर नेक्स्ट आएगा अपना N-फैक्टर 4 ऑक्सलेट एंड बायऑक्सलेट आयन। ठीक है, अच्छा, ऑक्सलेट और बायऑक्सलेट आयन बनता कहां से है, ध्यान से सुनना। जैसे अपने पास क्या भी H2C2O4, इसका नाम क्या होता है अभी, ऑक्सलिक एसिड, ये ऐसा होता है ना, COH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ना। अच्छा, अब अगर इसने एक H+ रिलीज करा, HC2O4 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं अभी, बायऑक्सलेट आयन। ठीक है, एक और H+ दे, हाइड्रोजन ऑक्सलेट आयन बोलते हैं ना, एक H+ और दे तो C2O4 2 नेगेटिव, ये कौन सा आयन होता है अपना भी, ऑक्सलेट आयन।
अच्छा, अगर ऑक्सलेट की बात करें, अभी फर्दर एसिड की तरह तो काम कर नहीं सकता, तो ये सिर्फ क्या काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि क्या, ऑक्सलेट आयन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, ये C2O4 2 नेगेटिव कहां जाता है अभी, CO2 में, ठीक है। ये किसमें था, +3 में, कहां चला गया अभी, +4 में। खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे को रिड्यूस करा होगा, तो इसका एन फैक्टर कितना रहने वाला है अभी, 2। +3 से +4 1 का चेंज, कितने कार्बन, 2, तो टोटल चेंज कितना हो गया, 2। पर बायोऑक्सिलेट आयन एसिड की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। तो अगर मैं बात करूं किसकी भी, बायोऑक्सिलेट आयन की, HC2O4 नेगेटिव, अगर इसने काम करा इफ एक्ट्स एज एसिड, तो अगर एसिड की तरह काम करा तो एक H प्लस देगा, तो जाएगा C2O4 2 नेगेटिव में, तो यहां एन फैक्टर कितना बनेगा इसका भी, 1, ठीक है। और अगर ये क्या काम करे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो कहां जाएगा अभी, CO2 में। फिर यही कहानी है, +3 में था, कहां गया +4 में, तो एन फैक्टर कितना बना अभी, 2, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी, ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पर अगर बात करें बायोऑक्सिलेट एसिड की तरह भी काम कर सकता है और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। तो अगर एसिड की तरह काम करा तो 1 H प्लस देगा, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 1। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करा तो +3 से +4 CO2 में जाएगा, तो कितने का चेंज भाई, 1 का, और कार्बन कितने थे, 2, तो टोटल चेंज कितना आया, 2 का, ठीक है। तो ये बात थी अपनी ऑक्सिलेट और बायोऑक्सिलेट आयन की। अब लास्ट एन फैक्टर में केस की बात करते हैं, एन फैक्टर 4 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खास बात है ना, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि H2O2 की अगर मैं बेसिक सी बात करूं ना, तो ऐसे टूटता है H2O और साथ में क्या आता है भाई, हाफ O2, ठीक है। तो यहां पर ऑक्साइड लिंकेज होता है तो ऑक्सीजन -1 में, यहां ऑक्साइड तो -2, और यहां पे किसमें होता है, 0 में, ठीक है। तो अब एक एक करके बात करते हैं, अगर ये क्या काम करे, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भाई, जो दूसरे को क्या करे भाई, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, तो -1 से कहां जाता होगा अभी, 0 में, यानी कि H2O2 O2 में गया, तो -1 से 0 कितने का चेंज, 1 का, और 2 ऑक्सीजन थे तो टोटल चेंज कितना हुआ अभी, 2 का। ऐसे अगर काम करेगी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो दूसरे को तो क्या करता होगा अभी, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होता होगा ये, रिड्यूस, तो H2O2 कहां जाता होगा अभी, H2O में। तो अभी भी क्या था ये, -1, ये क्या -2, 1 का चेंज फिर से, और 2 ऑक्सीजन थे तो एन फैक्टर कितना रहा अभी, 2। तो चाहे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, चाहे रिड्यूसिंग, एन फैक्टर तो कितना है अभी, 2। पर ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट में H2O2 कहां गया, O2 में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करा, खुद क्या हुआ, रिड्यूस, तो H2O2 कहां गया अभी, H2O में, ठीक है। तो जैसे ही एन फैक्टर निकालना सीख जाएंगे तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इजीली क्या निकाल सकते हैं अभी, मोलैरिटी इजीली क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में क्या सीखेंगे कि इनका यूज करते हुए कि कैसे हम क्या निकालें भी, मोल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।